The last lesson. हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का लेसन फर्स्ट, द लास्ट लेसन। इस कहानी के ऑथर हैं अल्फोंसो डोडेट, जो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं। यह कहानी उस समय की है जब फ्रैंको पर्शियन वॉर चल रही थी, जिसमें पर्शिया की सेना ने बिस्मार्क की लीडरशिप में फ्रांस पर हमला किया था और उसे हराकर अपने कब्जे में ले लिया था। अब पर्शिया के पास जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया थे। इस कहानी में फ्रेंच की एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। नए पर्शिया के शासकों ने एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में फ्रेंच भाषा के शिक्षण को बंद कर दिया। फ्रांसीसी शिक्षक जो फ्रेंच पढ़ा रहे थे, उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए कहा गया। स्कूल लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, यह कहानी इसी के बारे में है। कहानी शुरू करने से पहले हम हमारे मेन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला कैरेक्टर जो हमारा है फ्रेंच एक स्टूडेंट है और इस कहानी का नरेटर भी है। सेकंड कैरेक्टर है एम हेमल। ये एक फ्रेंच टीचर है जो फ्रेंच पढ़ाता है। इसके अलावा एक साइड कैरेक्टर भी है जिसका नाम है होसेर। ये एक विलेजर है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फ्रेंच कहता है कि उस दिन विद्यालय के लिए सुबह मैं देर से चला था और मुझे डर था कि मुझे डांट पड़ेगी, खासतौर पर इसलिए कि एम हेमल ने कहा था कि वह हमसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेगा तथा पार्टिसिपल का मुझे पी भी नहीं आता था। क्षण भर के लिए तो मेरे मन में विचार आया कि मैं दूर भाग जाऊं और कहीं बाहर जाकर खुले वातावरण में दिन को व्यतीत करूं। मौसम बहुत गर्म व सुहावना था और धूप निकली हुई थी। वन के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे और आरा मिल के पीछे खेत में पर्शिया के सैनिक ड्रिल कर रहे थे। यह ज़्यादा आकर्षक लग रहा था पार्टिसिपल के नियमों से, लेकिन मुझे खुद पर कंट्रोल करना पड़ा तथा मैं विद्यालय की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही मैं टाउन हॉल से गुजरा, मैंने नोटिस बोर्ड पर भारी भीड़ देखी। पर्शिया के साथ युद्ध की शुरुआत 2.5 साल पहले हो गई थी और तब से ही सारी बुरी खबरें, जैसे कि युद्ध हारना, दुश्मन द्वारा एल्सेस और लॉरेन पर कब्जा करना आदि खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से लोगों को सूचित की जाती थी। मैं स्कूल की ओर बिना रुके चलता रहा और मैंने मन ही मन में सोचा, अब क्या बात हो सकती है। फिर जैसे ही मैं स्कूल की ओर तेजी से भागा तो वेक्टर नाम का लुहार, जो अपने अप्रेंटिस के साथ समाचार पढ़ रहा था, मुझे पीछे से आवाज़ देकर बोला, अरे अरे, इतनी जल्दी मत भागो, तुम्हारे पास विद्यालय पहुंचने के लिए काफ़ी समय है। मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक बना रहा है और मैं एम हेमल के छोटे से बाग में बड़ी मुश्किल से हाँफता हुआ पहुंचा। अक्सर जब विद्यालय शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा भागदौड़ का शोर होता है। यह शोर सड़क पर सुनाई देता था। डेस्कों को खोलने तथा बंद करने का शोर, अपने हाथों को कानों पर रखकर सबका एक साथ मिलकर पाठ को जोर से दोहराना ताकि हम पाठ को ठीक तरीके से समझ सकें, और मेज़ पर अध्यापक के डंडे का खटखटाना। लेकिन अब सब कुछ चुपचाप था। इस बात पर मुझे पूरा विश्वास था कि बिना किसी को दिखे इस शोर में मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन उस दिन सब कुछ इतना चुपचाप था कि जैसे इतवार की सुबह हो। जब मैंने खिड़की से झांका तो मेरे सारे सहपाठी अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके थे और भयानक सा डंडा अपनी बगल में दबाकर एम हेमल इधर उधर घूम रहे थे। मुझे सबके सामने दरवाजा खोलकर अंदर जाना था। मैं इतना लज्जित व डरा हुआ था कि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मुझे देखकर एम हेमल ने बड़ी दयालुता से कहा, जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ छोटे फ्रेंच, तुम्हारे बिना ही हम तो पाठ शुरू करने लगे थे। बेंच के ऊपर से मैंने छलांग लगाई तथा अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। मेरा डर फिर भी दूर नहीं हुआ था। तब मैंने यह देखा कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट, अपनी झालदार शर्ट और काली छोटी सिल्क की टोपी पहन रखी है, जिन्हें वे किसी स्पेशल ओकेशन एंड प्राइज डे के अलावा कभी नहीं पहनते थे। इसके अलावा पूरा विद्यालय बड़ा अजीबोगरीब दिखाई दे रहा था। लेकिन यह देखकर मैं बहुत हैरान था कि हमारे पीछे के बेंच, जो हमेशा खाली पड़े रहते थे, उन पर हमारी तरह गांव के लोग चुपचाप बैठे थे। बुजुर्ग हासर अपनी 3 कोनों वाली टोपी पहने हुए थे और उसके अलावा पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर तथा अन्य कई लोग थे। सारे उदास दिखाई दे रहे थे और बुजुर्ग हासर अपनी पुरानी बचपन की किताब लाया हुआ था, जिसके किनारे अंगूठे से पेज उल्टने के कारण गंदे हो रखे थे। उसने अपनी गोद में यह खोल कर रखी थी और उस पर उसका चश्मा पड़ा हुआ था।
मैं इन सब पर विचार कर ही रहा था कि इतने में एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उसी गंभीर व शांत स्वर में जो उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किया था वह बोले, मेरे बच्चों, यह आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बर्लिन से यह ऑर्डर आया है कि एल्सेस और लोरेन में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। कल नया अध्यापक आ जाएगा। फ्रेंच में यह तुम्हारा आखिरी पाठ है। मैं यह चाहता हूँ कि मेरी बात आप लोग ध्यान से सुने। मैं इन शब्दों से एकदम हैरान हो गया था और मन में विचार करने लगा, ओ उन दुष्टों ने टाउन हॉल में यही सूचना लगा रखी होगी। मेरा फ्रेंच का आखिरी पाठ। अभी तो मुझे ठीक तरह से लिखना भी नहीं आया था। मुश्किल से तो मुझे थोड़ा बहुत लिखना आया था। मुझे आगे और नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे वहीं पर रुकना पड़ेगा। ओह, मुझे कितना दुख है कि मैंने इसलिए पाठ नहीं पढ़े थे कि मैं पक्षियों के अंडों को ढूंढ सकूं या सार में स्लाइडिंग कर सकूं। मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे मुसीबत लगती थी और उठाने में बहुत भारी लगती थी, मेरी व्याकरण और संतों का इतिहास, अब मेरी पुरानी दोस्त बन गई थी जिन्हें मैं कभी नहीं छोड़ सकता था। और एम हैमल के बारे में यह जानकर कि अब मैं उनसे कभी नहीं मिल सकूंगा, मैं उनके डंडे तथा वह खुद कितने गुस्से वाले थे, यह सब भूल गया था। फिर वह अपने अध्यापक मतलब कि एम हैमल के बारे में कहता है कि बेचारा आदमी, उसने इस आखिरी पाठ के सम्मान में इतवार को पहने जाने वाले अपने सुंदर कपड़ों को पहना था। और अब मैं यह भी समझ गया था कि गांव के बुजुर्ग आदमी पीछे कमरे में क्यों बैठे थे। यह इसलिए था क्योंकि उन्हें भी दुख था कि वो और अधिक विद्यालय नहीं जा सके थे। हमारे अध्यापक की उनकी 40 साल की ईमानदारी की सेवा का धन्यवाद करने तथा जो अब उनका नहीं रहा था, उस देश के प्रति सम्मान दिखाने का उनका यही तरीका था। जब मैं इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था, तब मैंने अपने नाम को पुकारते हुए सुना। अब बोलने की मेरी बारी थी। बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियमों को पूरा जोर जोर से और स्पष्ट सुनाने के लिए मैं क्या कुछ करने को तैयार नहीं था। मतलब कि मैं पार्टिसिपल के कठिन नियमों को जोर जोर से और स्पष्ट रूप से सुनाने के लिए बिना किसी मिस्टेक के बहुत एक्साइटेड था। लेकिन पहले ही शब्द में मैं तो अटक गया तथा अपने डेस्क को पकड़कर खड़ा हो गया और मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। अपनी नज़रें ऊपर उठाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैंने एम हैमल को मेरे से कहते हुए सुना, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रेंच, तुम्हें तो सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। देखो, बात यह है, हर रोज़ हम अपने आप से कहते हैं कि अभी तो मेरे पास बहुत समय है, मैं कल पढ़ लूँगा, और देखो आज हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। एल्सेस के साथ भी तो यही प्रॉब्लम है, वह अगले दिन पर सीखने को टालती रहती है। अब उन बाहर के लोगों को तुमसे यह कहने का अधिकार है कि क्या बात है। तुम कहते हो कि तुम फ्रांस के लोग हो, परंतु फिर भी तुम्हें अपनी भाषा नहीं तो लिखनी आती है, नहीं बोलनी आती है। लेकिन तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है छोटे फ्रेंच। हम सबके पास खुद को दोष देने के पर्याप्त रीज़न है। तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हारे माता पिता कुछ ज़्यादा इच्छुक नहीं थे। वे तुम्हें खेत या मिल में काम पर लगाना चाहते थे ताकि थोड़ा और धन कमा सके। और क्या मैं दोषी नहीं हूँ? क्या मैंने तुम्हें पाठ पढ़ाने की बजाय कई बार अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा था? और जब मेरा मन मछलियाँ पकड़ने का होता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था? तब एक बात करते हुए एम हैमल फ्रेंच भाषा की बात करने लगे। कहने लगे कि संसार की सब भाषाओं में यह भाषा सबसे सुंदर है, सबसे ज़्यादा साफ तथा लॉजिकल है। हमें इसे याद रखना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब कोई देश गुलाम हो जाता है तो जब तक वे अपनी भाषा से पूरी तरह जुड़े रहते हैं तब तक उनके पास अपनी जेल से बाहर निकलने की चाबी रहती है। फिर उन्होंने व्याकरण की किताब खोली तथा हमारा पाठ पढ़ाया। मुझे हैरानी हुई कि यह कितनी अच्छी तरह से मुझे समझ में आ गया था। जो कुछ उसने कहा था वह कितना आसान लग रहा था। मैं यह भी सोच रहा था, मैंने वह इतने ध्यान से पहले कभी नहीं सुना था और न ही इतनी धीरज से उन्होंने कभी मुझे समझाया था। ऐसा लग रहा था कि वह बेचारा हमें सब कुछ देना चाहता था जो उसे आता था और हमारे दिमाग में एक ही बार में सब कुछ भरना चाहता था। व्याकरण के बाद हमें लिखने का पाठ मिला। उस दिन हमारे लिए एम हैमल नई कापियाँ लेकर आए थे जिसमें सुंदर गोल लेख से लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। वे ऐसे लग रहे थे जैसे कि विद्यालय के उस कमरे में सब और छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों। काश आप यह देख पाते कि सब कैसे अपने अपने काम में बिजी थे। पूरी तरह से वहाँ शांति फैली हुई थी। सिर्फ कागज और पेन चलने की आवाज़ आ रही थी। एक बार कुछ भौरे उड़कर आ गए, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सबसे छोटे बच्चे जो मछली कांटों के चित्र खींचने में लगे हुए थे, उन्होंने भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया।
मानो वह भी फ्रेंच हो। छत पर कबूतर धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे और मैंने अपने मन में सोचा, क्या इन कबूतरों को भी वह जर्मन में गाना सिखाएंगे। परंतु जब मैंने अपनी नज़र ऊपर उठाई तो देखा कि एम हैमल बिना किसी हलचल के अपनी कुर्सी पर बैठकर कभी किसी एक चीज़ की ओर देखते तो कभी किसी दूसरी चीज़ की ओर देखते। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अपने मन में यह स्थिर करना चाहते थे कि विद्यालय के उस छोटे से कमरे में प्रत्येक वस्तु कैसी दिखती थी। वह 40 सालों से उसी एक जगह में रहते थे। उसका बाग खिड़कियों के बाहर था तथा उसके सामने उसकी कक्षा थी। जरा सोचो, हमेशा ऐसे ही, सिर्फ डेस्क तथा बेंच घिसकर चिकने हो गए थे। बाग में अखरोट के वृक्ष लंबे हो गए थे तथा उसने वह होफवाइन बेल जो खुद लगाई थी, जो खिड़कियों से लिपटकर छत पर पहुंच चुकी थी, और इन सब वस्तुओं को छोड़कर जाने में उस बेचारे का दिल टूट गया था। अपनी बहन को अपना ट्रंक लगाकर इधर उधर घूमते हुए देखकर उसका दिल बिल्कुल टूट गया था, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश को छोड़कर जाना था। लेकिन हर पाठ को आखिरी तक सुनने का उसमें साहस था। लिखने के बाद हमारी इतिहास की पढ़ाई हुई तथा छोटे बच्चों ने बै बे बी बो सुनाया तथा बुजुर्ग हासन ने कमरे में सबसे पीछे बैठकर अपना चश्मा लगा लिया और दोनों हाथों से अपनी पहली किताब पकड़कर उनके साथ अक्षरों के हिज्जे करने लगे। आप देख सकते हैं कि वह भी रो रहा था। भावुकता की वजह से उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उनको सुनना इतना हंसाने वाला था कि हम हंसना चाहते थे और रोना भी चाहते थे। वह आखिरी पाठ मुझे कितना अच्छी तरह याद था। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाई और फिर एंजेलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी। एम हैमल कुर्सी से खड़ा हो गया और उसका रंग पीला पड़ गया था, क्योंकि क्लास खत्म होने का समय हो गया था। वह कभी मुझे इतना लंबा नहीं दिखाई दिया था। मेरे मित्रों, उसने कहा, मैं, लेकिन उसकी आवाज़ रुक गई। वह आगे नहीं बोल सका। फिर वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा, चौक उठाया तथा अपना पूरा जोर लगाकर जितना बड़ा वह लिख सकता था उसने लिखा, वीवा ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। फिर वह रुक गया और दीवार से अपना सिर लगाकर बिना कुछ भी बोले अपने हाथ से उसने इशारा दिया, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। विद्यालय की छुट्टी, आप जा सकते हैं।